दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में भारत अकेला मात्र ऐसा देश है जहां की सरकार की कमाई सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है उस देश के टैक्स पेयर से, यानी हमारे और आप जैसे लोगों से। सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आर्यन यादव और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें इतनी ज़्यादा वेरी कर रही हैं और एक तरीके से समझिए सबसे ज़्यादा हाई पर हैं, तो ये कीमतें तय कैसे की जाती हैं। आज हम लोग इस पर बात करेंगे और हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो चुनावों में या हर जगह इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ये पैसा आता कहाँ से है। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये प्योरली जो हमारे चैनल पे व्यूवर्स हैं उनके सिर्फ एजुकेट करने के लिए हैं, क्योंकि वो भी मेरी उम्र के या मुझसे थोड़े छोटे उम्र के हैं, तो उन्हें सब पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या चीज़ें चल रही हैं और इनका मतलब क्या होता है और ये कैसे अफेक्ट करती है हमारी डेली लाइफ को। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने पहले ही बोला था कि दुनिया में भारत अकेला एक ऐसा मात्र देश है जहां की सरकार यानी भारत सरकार जो कमाई करती है वो हमारे और आप जैसे लोगों से करती है। और यकीन मानिए, अगर इसका कुछ परसेंट हिस्सा भी जो हम भारत सरकार हमसे टैक्स लेती है, कुछ परसेंट हिस्सा अगर अच्छे से इस देश की एजुकेशन और जो हमारी हेल्थ सिस्टम है उस पर लगाए तो हमारा देश उन टॉप मोस्ट देशों के साथ खड़ा होगा, उनकी बराबरी पर होगा। लेकिन आज अब आपको लगेगा मैंने हेल्थ केयर और जो एजुकेशन है इन दोनों का नाम क्यों ले लिया। हम लोग जानते हैं कोविड या कोरोना वायरस जिसको बोलते हैं चल रहा है। हमारे देश की जो इसका इफेक्ट जो सबसे ज़्यादा पड़ा है वो किस पे पड़ा है, जो स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन पर, और दूसरा जो है हेल्थ सिस्टम पे। एक तरीके से हमारा हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन दोनों पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है ना, ये हमको जो आज का सिस्टम जो दिखा रहा है हमें ये बता रहा है कि जो एक्चुअली भारत की स्थिति क्या है वो आज हम देख सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इस पर भी कि भारत सरकार कितना स्पेंड करती है, कैसे क्या होता है। ठीक है ना, तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं उसमें से हम लोग जो टॉपिक लेंगे, आज हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लेने वाले हैं जिससे भारत सरकार टैक्स रेवेन्यू जो हम जनरेट करती है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लेंगे और उस एक प्रोडक्ट से जितना भारत सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करती है साल भर में, अगर वो एक साल में सिर्फ वही रेवेन्यू लगा दे तो इस देश में 100 हेल्थ केयर यानी एम्स जैसे अस्पताल बनाए जा सकते हैं और 100 एक टॉप मोस्ट जो इंडिया के टॉप मोस्ट जो कॉलेजेस हैं उस तरीके के 100 और कॉलेजेस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं कि ऑयल और जो ऑयल की प्राइसिंग कैसे होती है ना, कि इस समय हम लोग और ऑयल का मैंने टॉपिक इसलिए भी लिया है कि ऑयल हमारी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। कैसे हो जाता है, क्योंकि जो इस देश की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली बेस्ड है एग्रीकल्चर पे, और जो पेट्रोल और डीजल है वो एग्रीकल्चर, जो हमारा एग्रीकल्चर है या किसान है वो पेट्रोल डीजल पे ही बेस्ड है, बेसिकली डीजल पे बेस्ड है। कैसे बेस्ड हम लोग सब डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट भी लिया और इससे सरकार कितना रेवेन्यू इकट्ठा करती है सब आपको पता चलेगा। तो बने रहिए और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ डाटा है, हमें लगता है हम आपसे डिस्कस करें। हाँ, तो आज की तारीख में, आज की जो डेट है, जो इंटरनेशनल जो मार्केट में जो ऑयल की प्राइसिंग है वो है हमारी $42 पर बैरल। यानी जो कच्चा तेल खरीदा जाता है, जो भारत सरकार खरीदती है वो खरीदती है $42 पर बैरल में। ठीक है ना, एक बैरल जो खरीदती है भारत सरकार वो उसको पड़ता है $42, मतलब $42। $42 को अगर इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करना चाहें तो आप सिंपल सा 42 × 75 करें, जो इंटरनेशनल एक्सचेंज में जो हमारा चल रहा है, जो मनी हमारा रुपए की कीमत है वो 75 समथिंग है, तो आप 42 × 75 करें, आपको पता चलेगा जो वैल्यू आती है हमारी वो आती है लगभग 3183। कितनी? 3183 रुपये। और एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159, लगभग 169 लीटर। मतलब भारत सरकार 169 लीटर क्रूड ऑयल खरीदती है, कितने रुपए में? 3183 रुपये में। तो अब हम यहाँ से 1 लीटर की अगर कीमत निकालेंगे, 1 लीटर जो कच्चा तेल भारत सरकार को कितने में पड़ता है, तो आप सिंपल सा 3183 में
जो था उससे डिवाइड कर दीजिए 159 से, आपको एक जो लीटर है कच्चे क्रूड ऑयल की उसकी कीमत मिल जानी है। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो वो आता है लगभग 20 रुपये, लगभग 20 रुपये। तो भारत सरकार को जो मोटा मोटा पड़ता है कच्चा तेल वो पड़ता है 20 रुपये पर लीटर। ठीक, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं इसमें, हम आपको बस बता रहे हैं, अभी आप खुद समझिएगा, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो प्रोसेस होता है कि क्रूड ऑयल तो आ गया, उसके बाद रिफाइनिंग होती है और कुछ प्रोसेस होते हैं, है ना, रिफाइनिंग, उसकी साफ़ सफाई भी होती है, और फिर जो पेट्रोल को उनको जो टैंकर्स होते हैं उनमें भर करके वहाँ तक जो फिलिंग स्टेशन होते हैं, जो पेट्रोल पंप होते हैं, वहाँ तक पहुँचाया जाता है ना। तो जब भारत सरकार जो खरीदती है वो 20 रुपये होता है, जो यहाँ का जो प्राइसिंग आती है, मतलब उसकी साफ़ सफाई जो की जाती है और जो टैंकर्स में भरकर पेट्रोल पंप तक जो पहुँचाया जाता है, इस पूरे प्रोसेस में जो खर्चा आता है 1 लीटर पेट्रोल पर, वो आता है हमारा लगभग 5 से 6 रुपये। मतलब अगर 1 लीटर भेजना है उस पर 5 से 6 रुपये का खर्चा आता है। तो अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब कितनी हुई, अब हो गई हमारे 1 लीटर उस तेल की कीमत हो गई हमारे पास 20 रुपये जो सरकार ने खरीदे थे, और 6 रुपये उसका जो रिफाइनिंग हो गया, सब कुछ मिला के 5 से 6 रुपये, तो हम 26 मान लेते हैं सबसे मैक्सिमम। तो अब तेल की कीमत हो गई 26 रुपये। ठीक है, अब हम कुछ और भी बात करते हैं। अब 26 रुपये ये आई। अब जो पेट्रोल पंप में लोग पेट्रोल लेते हैं, वहाँ पर भरने वाले लोग लगे रहते हैं, तो उनको भी जाहिर सी बात है वो फ्री में तो नहीं बांटेगा, तो उसको भी कुछ पैसा दिया जाता है कमीशन के तौर पे। तो भारत सरकार ने डिसाइड किया कि 3 से 4 रुपये, लगभग 3 से 4 रुपये उस फिलिंग स्टेशन को दिए जाते हैं पर लीटर। तो अब 1 लीटर की कीमत कितनी हो गई, 4 रुपये मैक्सिमम ले लेते हैं, तो उसकी कीमत हो गई 30 रुपये पर लीटर। तो जो ओवरऑल जो अब जो वैल्यू निकल के आती है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ऑयल, वो आती है 30 रुपये पर लीटर, है ना। वो जो पेट्रोल की कीमत निकल के आई 30 रुपये पर लीटर। लेकिन अब आप सोचिए आज के समय में जो हमें पेट्रोल मिल रहा है वो कितने में मिलता है, वो हमें मिल रहा है 80 रुपये लीटर में। 1 लीटर आप लेंगे उसके लिए आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे। एक्चुअल कीमत कितनी है उसकी, 30 रुपये। ठीक है, अब आप समझेंगे जो लगभग 30 पूरे भी नहीं होते, 29 से 30 रुपये होता है, तो आप समझेंगे जो 50 से 51 रुपये का आपको एक गैप जो दिख रहा है, हमें तो पेट्रोल 51 में मिले, सॉरी 80 या 81 79 में मिलता है, तो ये गैप कैसे आया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो गैप आता है हमारा, जो 50 से 51 रुपये जो आया हमारा, इसमें क्या क्या ऐड होता है, हमारा कई सारे टैक्सेस एडेड होते हैं, जैसे वैट होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है, और रोड टैक्स भी होता है ना, कई सारे टैक्स होते हैं। तो इन सबको जोड़ के हमारी कीमत पड़ती है 80 रुपये। यानी हम और आप जैसे लोग, जो आम जनता है, कितना टैक्स पे करती है 1 लीटर पेट्रोल पे, 50 रुपये, लगभग 50 रुपये, ज़्यादा भी 51 रुपये भी होता है। तो आप समझिए हम लोग 51 रुपये, जो लोग, अब आप जाहिर सी बात है हर लोग आजकल गाड़ी चलाते, तो अगर 1 लीटर पेट्रोल डलवाते तो 50 रुपये सरकार को दे रहे हैं, किस लिए, टैक्स के तौर पे। अब उस टैक्स का पैसा जो इकट्ठा होता है वो सरकार क्या करती है समझ में नहीं आता है। आपको अगर सरकार की स्थिति आज जाननी तो आप आज के हॉस्पिटल्स और एजुकेशन सिस्टम जान सकते हैं। अभी और बात करते हैं, आपको और चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो इतना सारा पैसा वो कितना इकट्ठा होता है हम बात करेंगे, लेकिन उस पर आने से पहले हम डीजल की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से पेट्रोल की कीमत हमने ओरिजिनल कीमत आई थी हमारी 30 रुपये, तो इस तरीके से जो डीजल की कीमत जो आती है वो आ रही है आजकल 28 रुपये, लगभग 28 रुपये आपको पर लीटर पड़ता है। लेकिन उस पर भी लगभग 48 रुपये का हमें टैक्स देते हैं। तो अगर हम पेट्रोल डलवाएंगे तब 50 रुपये का, और अगर डीजल डलवाएंगे तो 48 रुपये का टैक्स हम लोग देते हैं। ठीक है ना, पर लीटर देते हैं। तो आगे हम इस पर और थोड़ा बात करें तो हम ये जानना चाहते हैं भारत सरकार का मतलब क्या होता है ना। भारत सरकार का हमें मतलब पता होना चाहिए, या हम कैसे समझेंगे भारत सरकार का मतलब होता क्या है। भारत सरकार का मतलब क्या है, भारत सरकार का मतलब सिर्फ इतना है कि वो इस देश के नागरिकों को सुविधा दे और इस तरह जीवन जीने की व्यवस्था करे कि सभी लोग बराबरी में रहें और एकता में या बराबरी का माहौल बनाए। ये होता है भारत सरकार का काम, सबके लिए एक जैसे जीवन की व्यवस्था करना, बराबरी का, है ना, और नागरिकों को सुविधा देना, और उनको उनका अधिकार मिल जाए, सिर्फ इतना ही, यही हमारे संविधान में भी दिया गया है। ठीक है ना। लेकिन सरकार हमारी, ये तो था भारत सरकार का मतलब क्या होता है। लेकिन अब बात करते वापस पेट्रोल पे चलते हैं या ऑयल पे चलते हैं।
सरकार हमारी यहाँ पर भी नहीं रुकी, उसने 50 से 51 रुपये जो टैक्स लगाती है वो तो मिलता ही है, ठीक है। लेकिन सरकार ने भी 2017 में क्या किया, सरकार ने 2017 में लगभग ऐलान किया कि अब वो पेट्रोल में 10% इथेनॉल भी मिलाएंगे। क्या? 10% इथेनॉल। इसका मतलब क्या होता है, आपको अगर अच्छे से समझना है तो सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर आपसे बात करें तो मानिए अगर आपने 30 लीटर पेट्रोल डलवाया, 30 लीटर गाड़ी में टैंकी फुल कराई, ठीक है ना, तो उसमें 30 लीटर पेट्रोल नहीं है, उसमें 27 लीटर पेट्रोल है और जो 3 लीटर है वो है आपकी इथेनॉल। और आप पैसा कितना पे करते हैं, किसका पे करते हैं, आप पैसा पे करते हैं पेट्रोल का, 30 लीटर पेट्रोल का, ना कि 27 लीटर पेट्रोल का। तो यहाँ पर भी सरकार आपसे लेती है, आपसे सरकार कह रही है हम इथेनॉल उसमें मिला रहे हैं, लेकिन पैसा लेती है वो हमसे 10 लीटर, वो पूरे 30 लीटर पेट्रोल का। अब जो अब आप पूछोगे 3 लीटर जो इथेनॉल में उसमें तो पैसे लगते होंगे, उसको कितना है, तो 1 लीटर जो इथेनॉल कीमत पड़ती है इंडियन मार्केट में वो होती है लगभग 48 या 49 रुपीज़। आप 3 लीटर मानेंगे तो लगभग 45 टू 48, 145 टू 148 आ जाता है। तो अगर आप ये भी देखें तो यहाँ पर भी भारत सरकार एक तरीके से 300 रुपये पर लीटर, या इसमें पर लीटर नहीं, 300 रुपये जो हम लोगों ने इसमें देखा 30 लीटर में कमा लेती है। तो आपको यहाँ इतना सारा देख के क्या लग रहा होगा कि सिर्फ एक ऐसी इकोनॉमी की व्यवस्था करी सरकार, अपना प्रॉफिट देखती है, हमें कहाँ से प्रॉफिट मिले और हम कहाँ से पैसा इकट्ठा करें। बाकी इस देश की जनता या आम नागरिक जो है उसके लिए क्या करना है क्या नहीं, उसका कोई ढांचा है ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको पास इतना सारा हमने बताया तो आपको लग रहा होगा क्या सिर्फ यही सरकार ऐसा करती है, क्या पिछली सरकारें ऐसा नहीं करती थी? नहीं जी, बिल्कुल करती थी, उसका भी डाटा है हमारे पास, हम आपसे डिस्कस करते हैं, आप बस ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो हम अगर बात करें पिछली सरकारों की तो ये सरकार जो हमारी 2014 से आई थी, तो हम बात करते हैं मनमोहन सरकार जब जा रही थी और ये जब मोदी सरकार आ रही थी, है ना, आ रही थी या मोदी सरकार चल रही थी, उस बीच का गैप अगर लेते हैं तो वहाँ पर उस समय अगर हम बात करें तो जो 2014 के समय में जो एक्साइज ड्यूटी थी वो थी 9 रुपये पर लीटर, जो टैक्सेस होते हैं एक्साइज ड्यूटी उसी में आता है ना, तो वो थी 9 रुपये पर लीटर, ये पेट्रोल की कीमत पे थी। और जो डीजल पे थी वो थी 3 रुपये पर लीटर, ठीक है। तो आप समझिए 2014 में जो कीमत थी वो थी, एक्साइज ड्यूटी जो लगता था वो लगता था 9 रुपये, डीजल पे जो लगती थी वो लगती थी मात्र 3 रुपये। अब सरकार ने हमारी पहला झटका हमें दिया 2017 में। आप 2017 में जाइए तो सरकार क्या करती है, एक्साइज ड्यूटी 9 रुपये से बढ़ाकर कर देती 21.48 रुपीज़, ठीक है ना, और डीजल कर देती है 17.33 रुपये, 17.33 रुपये, मतलब 9 रुपये से हो गया 21, लगभग 22 समझिए, मतलब लगभग 2.5 गुना, और 3 रुपये से हो गया 17.33। जो आज आप मार्केट में देख रहे हैं डीजल और पेट्रोल कीमत जो बराबर आ गई है, एकदम पैरेलल में खड़ी हो गई यहाँ की, तो इसका जो नींव रखी गई थी वो 2017 में रखी गई, क्योंकि यहाँ पर जब एक्साइज ड्यूटी देखेंगे तो 21 रुपये यहाँ लगा दिया गया और डीजल जो लगाई गई एक्साइज ड्यूटी वो 17 रुपये, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, सिर्फ 4 रुपये का ही डिफरेंस है, 4 भी नहीं 3 रुपये का। और जो पहले थी उसमें 3 गुना का अंतर था, पहले 9 रुपये था पेट्रोल पे और सिर्फ 3 रुपये था उस पर। और यहाँ पर क्या है, हमारा 2017 में पैरेलल लाने की स्थिति बनाई गई, तो वहाँ पर एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे जो थी वो थी 21.48 रुपीज़, 21.48 रुपये, और डीजल पे थी 17.33 रुपये, ठीक है। तो आप समझ में आएगा। अब ये 2017 की बात थी, अभी जस्ट पिछले महीने जाइए, मई के महीने में सरकार एक और ऐलान करती है, वो कहती है अब हम एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर करेंगे 32.98 पैसे, मतलब जो एक्साइज ड्यूटी 2014 में पहले थी 9 रुपये, वो बढ़ के हुई 2017 में 21 रुपये, और अभी पिछले ही मंथ हुई है ये 32.98 पैसे, लगभग 33 रुपये, है ना। और इसमें उन्होंने रोड सेस भी जोड़ा है। हमें ये नहीं समझ में आता है कि कोरोना के समय कौन सी सरकार कहाँ रोड बनाई जा रही, क्या ज़रूरत है, नहीं कोई समझ में आता है। ये हमारी एक्साइज ड्यूटी 32 रुपये बढ़ा दी गई, ऐसे ही डीजल में बढ़ा दी गई, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, आप बढ़ा रहे हैं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मामला क्या फंसता है, आप खूब कमाई कीजिए, लेकिन हमें ये भी
देखना पड़ेगा कि ये सरकार इसका उपयोग कैसे करती है, उपयोग कहाँ करती है, जो इतना बड़ा अमाउंट आया है ये उपयोग कैसे करती है ना। का क्या हुआ, कहाँ बन रही है, कैसा सेस लगाया, कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। और 2014 में जो पे था एक्साइज ड्यूटी 9 से बढ़ के 32 रुपये हो जाती है, और डीजल जो 3 रुपये थी वो बढ़ के 31 रुपये। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल पैरेलल आ गई, 32 रुपये और 31 रुपये। यहाँ पर जो कीमतें हैं बिल्कुल पास आ गई, डीजल और पेट्रोल समान हो गया। तो अब डीजल आगे थोड़ा बढ़ने से डीजल की बात कर लेते हैं। डीजल इतना महंगा या पैरेलल कर दिया तो इतनी इसकी दिक्कतें क्या हैं। जो हमारा देश है, जो मोस्टली आज भी जो इकोनॉमी हमारे देश की डिपेंड करती है वो है एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर कौन करता है, हमारे किसान करते हैं। और एग्रीकल्चर में जो ट्रैक्टर हैं, जो उनको क्या बोलते हैं, जो मशीनें होती हैं उनके पास पानी चलाने वाली, उसमें क्या सब ज़रूरत पड़ती है, वो डीजल ही खरीदते हैं। अब आपने क्या किया, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें पैरेलल ला के खड़ी कर दी। अब अगर आप ध्यान से देखें भारत की पर व्यक्ति आय है वो कितनी है करिएगा, लेकिन अगर हम आपको बताएं, हम आपको इस तरीके से बताना चाहेंगे। मनरेगा आपने नाम सुना होगा, भारत सरकार चलाती है, अभी नया भी सुना होगा। तो वो कितने रुपए देती है रोज का, 202 रुपये, 202 रुपये। अगर उसमें से वो आपके 80 रुपये का पेट्रोल खर्चा कर लेगा या डीजल ले लेगा तो उसके पास बचेगा क्या, आपको ये सोचना चाहिए। लेकिन सरकार कहाँ ध्यान दे रही है, उसका कोई भी लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं कि जो सरकार है टोटल कमाई या कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर लेती है इससे। तो हम दोनों सरकार 2014 की बात करने वाले हैं, मतलब मनमोहन सरकार की बात करेंगे कि उसने कितना रेवेन्यू इकट्ठा करती थी, और अपनी जो मोदी जी की सरकार है उसकी भी बात करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं, तो जो हर साल जो कमाई करती थी मनमोहन सिंह की सरकार, रेवेन्यू जो जनरेट होता था उनका, ये होता था इनका 90 से 99,000, 90 to 99,000 करोड़ रुपए इनकी ये जनरेट करती थी हर साल। मतलब हर साल ये 90 से 99,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करती थी मनमोहन सरकार। लेकिन 2017 के बाद क्या हुआ है, मोदी गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जनरेट करती है सिर्फ यहाँ पर है 2,72,000 करोड़ रुपए। मतलब 90 से 99 से बढ़ के सरकार के पास पैसा आने लगा ज़्यादा, वो हो गया 2,72,000 करोड़। और यहीं पर एक केयर रेटिंग कंपनी है जिसके इकोनॉमिस्ट ने एक बहुत ही अच्छी वो की थी, हाँ, उसने ये बताया कि सरकार जो पूरा जो ऑयल है उससे जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो होता है हर साल का जो रेवेन्यू, उसने बताया है 5.5 लाख करोड़ रुपए हर साल रेवेन्यू इकट्ठा करती है भारत सरकार इकट्ठा करती 5.5 लाख, जिसमें से 3 लाख करोड़ आता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 2 लाख करोड़ जाता है, लगभग 2.5 लाख करोड़ जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो इतना सारा पैसा जाता है, लेकिन हमारे एजुकेशन की हालत क्या है हम जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि हेल्थ केयर क्या है। आप देख सकते हैं दिल्ली में हालत क्या चल रही है, और बाकी अस्पताल में भी, अगर कानपुर में अगर कहीं पर भी आप बात करें, किसी भी शहर में बात करें, अगर एकदम से इतनी ज़्यादा संख्या में बढ़े तो क्या हमारा देश टैकल कर पाएगा, उसकी बात करते हैं। तो हम ज़रा ये बात करते हैं कि ये जो इतना सारा पैसा है सरकार यूज़ कहाँ कर रही है, यूज़ करना भी देखना चाहिए ना। तो देखते हैं इस देश में टोटल हॉस्पिटल कितने हैं। टोटल हॉस्पिटल जो हैं वो हैं 2,35,082, जो डिस्पेंसरी सबको मिला लिया जाए तो 2,35,082 हैं टोटल इस देश में हॉस्पिटल। उसमें बेड कितने हैं, 7,01,761 बेड हैं, ठीक है ना। और अगर इन सबको जोड़ें, कुछ डिस्पेंसरी या क्लिनिक सब जोड़ें, अगर भारत की स्थिति देखते हैं हेल्थ सिस्टम में, तो भारत सबसे खराब है, मतलब वो बाकी देशों से सबसे नीचे ही आता है। जो हेल्थ सिस्टम है भारत का सबसे खराब रेटिंग में है। तो ये है जहाँ पर खर्चा होता है इतना सारा पैसा, वो यहाँ होता है सबसे खराब करने में, आपको समझ में आ ही रहा होगा। और सेम स्थिति हमारे स्कूलों की है, और स्कूलों की जो, ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप संसद ने खुद एक संसद समिति बनी थी 2019 में, उसने यह जानकारी दी थी कि उसको स्कूलों को सही करने के लिए लगभग 82,000 करोड़ रुपए चाहिए। सरकार ने कहा नहीं हम इतना नहीं दे सकते हैं, उसने 60,000 करोड़, लगभग 60,000 करोड़ दे दिए, ठीक है ना। लेकिन मेन पॉइंट वहाँ पर क्या था, मेन बिंदु यहाँ पर ये था कि जो इसने पॉइंट रखे थे, इसने बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है,
कहीं दीवारें नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, टीचर्स की कमी है, टीचर को पैसा देना नहीं, ये सब वगैरह वगैरह नहीं है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत जैसे देश में एक टीचर पर कितने लोग हैं? 48 बच्चे हैं, औसतन 48 बच्चे हैं। और अगर आप स्टेट वाइज देखेंगे, अगर यूपी को लेते हैं, यूपी का अलग ही हाल है। यूपी में क्या पता 78 है, बिहार में तो स्टेट वाइज ये बहुत ही डिफरेंट है। तो यानी इससे एक निष्कर्ष निकलता है, ना तो एजुकेशन देने वाले लोग हैं, ठीक है ना, और ना ही उस तरीके के हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, ठीक। लेकिन अब बात करते हैं कि जो इतना सारा पैसा आता है, इसका सरकार अगर थोड़ा सा यूज़ भी कर ले, अच्छे से ईमानदारी से भी यूज़ कर ले, और सिर्फ 1 साल की रेवेन्यू का ही अगर वो यूज़ कर ले, तो भारत सच में विश्वगुरु बन जाएगा। अदरवाइज विश्वगुरु या आत्मनिर्भर वो कभी नहीं बनने वाला है। अब ये सब एक जुमला ही रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं, जो 3 लाख जो तेल की कमाई से भारत जनरेट करता है रेवेन्यू, वो होता है 3 लाख करोड़, ठीक है ना। ये 1 साल का, याद रखिएगा, ये सिर्फ 1 साल का है। 1 साल में भारत सरकार जनरेट करती है 3 लाख करोड़ रुपए, ठीक है ना। 4-5 साल इकट्ठे की नहीं, सिर्फ 1 साल का। तो 1 साल का अगर ये सरकार पैसा लगाए एजुकेशन और हेल्थ पे, मतलब 3 लाख करोड़ अगर ये सिर्फ 1 साल का ही पैसा लगा दे हमारे हेल्थ और एजुकेशन पे, तो इतने में ही भारत नंबर 1 बन जाएगा। नंबर 1 नहीं तो हमारे जो टॉपर्स हैं कंट्रीज़, उनका कंपटीटर बन जाएगा। कैसे बात करते हैं, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा या ना पता हो तो अभी पता चलेगा कि एक एम्स, 1000 बेड का एक एम्स बनाने के लिए कितने रुपए ज़रूरत होती है। लगभग 1000 करोड़ रुपए चाहिए होता है, लगभग 1000 करोड़ रुपए चाहिए एक एम्स बनाने के लिए, ठीक है। 1000 करोड़ रुपए चाहिए एक एम्स बनाने के लिए। अगर हम ऐसे ही 100 एम्स बनाते हैं तो उसके लिए कितना पैसे चाहिए? 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है ना। सरकार को कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 1 लाख करोड़ देना पड़ेगा। कहाँ पर? हमारे 100 एम्स बनाने के लिए। और ये 100 एम्स जो होंगे, अगर हम 100 डिफरेंट सिटी में बनाएंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आपको पता होगा कि इस देश में टोटल जो सिटीज़ हैं वो है 360, लगभग 360 है। उसमें से 100 सिटीज़ हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। अगर इन 100 सिटीज़ में ये एम्स आ गए तो हेल्थ सिस्टम अच्छा होना ही होना है। होगा कि नहीं होगा? तो 1 लाख करोड़ यहाँ आ जाएगा। और हम सिर्फ एक ही साल का जो क्रूड ऑयल से सिर्फ टैक्स आता है उसको ही खर्च करने की बात करते हैं। और ऐसे ही अगर जो इंडिया के टॉप मोस्ट आप इंस्टीट्यूशन देखेंगे, उसको बनाने के लिए लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है। हम इसको भी 1000 ले लेते हैं। तो अगर ऐसे ही 100 इंस्टीट्यूशन और खड़े कर दिए जाएं तो इसमें भी सिर्फ आपको 1 लाख करोड़ की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। और आपका जो क्रूड ऑयल का 1 साल का जो रेवेन्यू आप इकट्ठा कर रहे हैं वो कितना है? 3 लाख करोड़ का। तो आप इतना भी कर पाने की स्थिति में नहीं है भारत सरकार। ऊपर से ये और ले रहे हैं कि यहाँ पर भी दान करिए, वहाँ पर भी करिए, सब चीज़ आप करिए। सरकार दे पाने की स्थिति में नहीं है। और ये पैसा कहाँ चला जाता है या चुनाव में कैसे इतनी ज़्यादा पैसे जो ख़त्म होते, टीवियाँ लग जाती हैं, रैलियाँ हो जाती हैं बड़ी बड़ी, कैसे इतना सारा पैसा आ जाता है कुछ नहीं पता है। लेकिन इस देश की जो लोग हैं उन पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर आप खुद ही देखिए, अगर क्रूड ऑयल की जो रेवेन्यू था इसका 1 साल का ही अगर ये ख़त्म जो होता है, जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा, अगर यही 1 साल का लगा दे तो एजुकेशन भी बेटर हो जाएगा, जो बेकार है आज, बिल्कुल भद्दा है इंडिया में। और जो क्या बोलते हैं हमारा हेल्थ सिस्टम है, वहाँ पर भी बदल जाएगा। और ये सरकार जो है, अब आप बात करें तो सिर्फ अपने लिए एक हसीन है। अगर हम आए और आप जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी हसीन नहीं। क्यों? कोरोना चल रहा है या कोविड-19 चल रहा है, इसकी आप जो रेट प्राइसिंग लिस्ट है ये देखिए। जो एक दिन का खर्चा आता है एक व्यक्ति पर, वो आता है लगभग 11,000 से 72,000 रुपये, सिर्फ हॉस्पिटल का खर्चा। उसमें जो एम्बुलेंस लेने आती है और लेने जाती है उसका खर्चा भी नहीं ऐड है। तो ये है हमारे देश की स्थिति। बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप बहुत ही समझदार हैं। तो लास्ट में आप लोगों से एक विनती है, प्लीज़ धर्म या इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। इन सब चीज़ों पे कोई भी हेट स्पीच मत फैलाइए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है।
और अगर आपको ये हमारी वीडियोस पसंद आई है, जो हम लोगों ने बताया कैसे क्या होता है, आपको कंटेंट अच्छा लगा, अगर आप किसी और टॉपिक भी चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और लाऊंगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे।